अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। बदायूं ने ठाना है, बदायूं ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, बदायूं ने ठाना है, सपा सरकार बनाना है, बदायूं ने ठाना है। सपा सरकार बनाना है। बेरोजगारों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। माननीय राष्ट्रपति, बहुत धन्यवाद हमारे संचालन कर रहे फखर अहमद शोभी साहब जी का। मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व में रहे सांसद धर्मेंद्र यादव जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेमपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित विमल कृष्ण अग्रवाल जी, आशीष जी, मंच पर उपस्थित विधायक रहे सिनोज साकी जी, भूपेंद्र पटेल जी, हाजी रईस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बदायूं से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दातागंज कैप्टन अर्जुन सिंह, बिलसी के महान दल के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य जी, शेखुपुर के नौजवान प्रत्याशी हिमांशु यादव जी, सुरेश पाल चौहान जी, यासीन गद्दी जी, राजीव राज जी, अवनीश यादव और मंच पर उपस्थित काजी रिजवान जी के साथ साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और महान दल के सभी हमारे नेता पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित, बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं बदायूं के सभी अपने समाजवादी साथियों का और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं इस मैदान में देख रहा हूं कि दोनों दलों के झंडे लहर रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों के सर पर लाल टोपी है, वहीं महान दल के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस बार सभी दलों को लाने का साथ काम किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी पर भरोसा कर करके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल सब साथ आए हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि जिस तरह का चुनाव पहले चरण का हुआ है और वोट पड़े हैं पहले चरण में, जो हवा बदली है और जो भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण से ही हवा खराब हुई है, ये आगे वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हवा खराब होने वाली है। ये चरण ऐसा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और खासकर बदायूं में किसी का खाता नहीं खुलने वाला। इस बार लगता है बदायूं रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ये जो जोश और उत्साह बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले चरण का तो आपको पता लग गया होगा। पहले चरण में जो जो लोगों ने वोट डाला है, पहले चरण में तो जो खबर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है
तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में क्या होने जा रहा है? बीजेपी का सफाया होगा, कोई रोक नहीं सकता। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके लोगों के भाषण सुनिए तो कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुना है कि यहां पर बाबा मुख्यमंत्री आए थे और बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया है। ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, क्योंकि इन्हें मौका मिलता है हर जगह जाने का। हम और आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अभी बाबा मुख्यमंत्री आए थे, वो कह रहे थे कि बदायूं का मेडिकल कॉलेज बनवाया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज को आगे नहीं बढ़ाया। ये मेडिकल कॉलेज नहीं बचा, अब ये खाली कॉलेज हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये खाली कॉलेज है। और इसलिए खाली कॉलेज बोल रहा हूं मैं कि न डॉक्टर बचे वहां पर, न नर्सें बची हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ बचा है, न दवाई मिल रही है, न ऑपरेशन हो रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज था, बाबा मुख्यमंत्री ने इसको खाली कॉलेज बना दिया है। और कितना झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो इनके बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है कि नहीं है? हमारे किसान भाइयों, सच बताओ, इस बार जब खाद लेने गए थे, खाद मिल गई थी कि नहीं मिल गई? और अगर खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कह रहे थे हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों और किसान भाइयों के बेटों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? जब धान आया था तो धान की खरीद नहीं हुई। हमारे किसानों को ऐसे ही लूट लिया गया। और जो लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आज कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। तो बताओ किसानों के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 के पार है कि नहीं है? और मैं कह के जा रहा हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई तो ये पेट्रोल 100 रुपए नहीं 200 रुपए खरीदना पड़ जाएगा। और जो लोग जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे हर चीज बिक रही है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हवाई जहाज बेच दिया, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, ट्रेनें बिकने लगी, रेलगाड़ी बिक रही हैं। और जानकारी कर लेना
कि जो रेलवे स्टेशन है उनकी भी सब जमीनें बेची जा रही हैं। ये अगर सत्ता में आ गए दोबारा तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, ये संविधान को भी खत्म कर देंगे और लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के खुशहाली का चुनाव है, वहीं हमारा संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां आपको उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है, वहीं बाबा साहब का दिया हुआ हमें संविधान बचाने के लिए भी एक एक वोट गठबंधन को डालने का काम करना है। जब से समाजवादियों ने कहा है कि हम लोग बिजली को लेकर के बड़ा फैसला ले रहे हैं, और जिस समय नई साल शुरू हुई 2022, समाजवादी पार्टी ने पहला संकल्प पत्र लिया, कहा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों की और सबकी घरेलू बिजली 300 यूनिट माफ होगी, कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, और हमारे किसानों की सिंचाई माफ होगी, सिंचाई के लिए भी कोई पैसा हमारे किसानों को नहीं देना पड़ेगा। बताओ, आप चाहते हो कि सिंचाई माफ हो? और अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि इस जिले में कोई कैनाल सिस्टम नहीं है कि जहां पर किसानों को सिंचाई मिल सके, लिफ्ट कैनाल नहीं है। कुछ काम पुरानी सरकार में हुआ था, आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने वो काम रोक दिया। मैं अपने बदायूं के किसानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो खेतों तक नहर का पानी कैसे पहुंचे, लिफ्ट कैनाल अपनी बनाने का काम होगा। ये जो मेडिकल कॉलेज बगल में रखा है, खड़ा है, ये मेडिकल कॉलेज बन जाता तो हमारे बदायूं के लोगों की जान नहीं जाती, न जाने कितने लोगों का यहां इलाज हो जाता। समाजवादी सरकार थी तो मेडिकल कॉलेज बन रहा था और सब सुविधाएं यहीं पर मिलने जा रही थी। जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनका भी इलाज इसी मेडिकल कॉलेज में हो जाता। इस सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। और याद कीजिए, वो कोरोना का समय जब बीमारी आई थी, लोगों को ये सरकार न बिस्तर दे पाई, न दवाई दे पाई, और सांसों के लिए सबसे जरूरी थी ऑक्सीजन, वो भी सरकार नहीं दे पाई। अगर ये मेडिकल कॉलेज चल रहा होता, अस्पताल पूरा बन गया होता, तो हमारे तमाम गरीब लोगों की जान यहीं पर बच जाती। उनकी जान नहीं जाती, कोरोना के समय पर इसी अस्पताल में इलाज हो जाता, इसी मेडिकल कॉलेज में इलाज हो जाता। इस सरकार ने आधा अधूरा छोड़ दिया है। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज ऐसा बनेगा, इसके साथ साथ अगर पैरामेडिकल कॉलेज भी बनाना पड़ेगा, नर्सिंग के लिए भी अगर इंतजाम करना पड़ेगा, तो आपकी समाजवादी सरकार बनेगी तो तमाम इंतजाम यही हो जाएंगे। गरीबों को और हमारे किसानों को कहीं दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर इलाज उनको सस्ते में और गंभीर से गंभीर बीमारी में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। ये बीजेपी के लोग बताएं, बीजेपी के लोग बताएं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज का काम क्यों रोका। वैसे तो प्रधानमंत्री ने नए नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, लेकिन जिन कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, एक भी मेडिकल कॉलेज चल नहीं रहा है। वो भी ऐसे ही आधुनिक खंडर की तरह खड़े हैं, कोई मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया, ना शुरू हो पाया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से गरीबों को एम्बुलेंस मिलती थी, याद होगा आपको, कोरोना के समय पे जब सब चीजें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए, बाजार बंद कर दिए गए, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो यही समाजवादी सरकार में शुरू गई एम्बुलेंस 108 और 102 गरीबों को जाकर के मदद करने का काम कर रहे थे। आज भी अगर सड़क पर
और 100 नंबर या 112 मिलाते होंगे आप। परेशानी, तकलीफ में, झगड़े में अगर पुलिस की मदद के लिए, कोई मदद के लिए सबसे पहले आता है तो 100 और 112 नंबर ये समाजवादियों ने शुरू की थी और इसलिए ये व्यवस्था बनाई थी कि हमारे गरीबों को थाने के न भागना पड़े। अगर खेत में झगड़ा हो जाए, सड़क पर कोई झगड़ा हो जाए या किसी तरह की कोई बात हो जाए, पानी को लेकर के झगड़ा हो जाए या वाद विवाद हो जाए, गरीब फोन मिला करके पुलिस को मदद मांग सकता था और 100 नंबर मिला करके 15 मिनट या 20 मिनट में पुलिस उसके पास पहुंच जाती थी, मदद करती थी। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 जब से किया है तब से हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई है। बताओ कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? और जो गाड़ियां दी थी, गाड़ियों के टायर तक नहीं बदल पा रही है सरकार, केवल नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, कहने को तो डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। बताओ भ्रष्टाचार डबल हुआ है कि नहीं हुआ है? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो माफिया आ जाएंगे, गुंडे आ जाएंगे, बदमाश आ जाएंगे। कभी सोचा आपने कि मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कहते होंगे? कभी आपने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं कि सरकार अगर बदल जाएगी तो ये सब लोग आ जाएंगे? क्योंकि जब वो सवेरे उठते हैं और शीशे को देखते हैं तो शीशे में जो दिखाई देते हैं उन्हीं के बारे में पूरे दिन चर्चा करते हैं चुनावी जनसभा में। जो उन्हें सबसे पहले शीशे में दिखाई देता है उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। बताओ पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे रहे होंगे तो बता दो, किसी मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे रहे हो तो बता दो आप। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। है कोई देश में मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इधर सुना हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली कर दी कि वर्चुअल रैली होंगी, हम लोग भी वर्चुअल रैली करने लगे। अब वर्चुअल रैली के जगह अब फिजिकल रैली भी होने लगी। बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, इनकी बहुत तस्वीरें आ रही थी कि डोर टू डोर कैंपेन पे निकले हैं, और इधर इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। कभी सोचा आपने कि डोर टू डोर कैंपेन क्यों बंद हो गया? जब से घर परिवार के लोग लाल सिलेंडर इन्हें दिखाने लगे तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। बताओ सिलेंडर कितना महंगा हो गया। जब दिया था तो फ्री दिया था, और आज पैसे कितने वसूले जा रहे हैं ये हमारे नौजवान जानते हैं। ये जब परीक्षा देने गए तो पेपर आउट हो गया। जब कभी नौजवान गए परीक्षा देने, सब तैयारी हो गई, पेपर लीक हो गया। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो गईं। 5 साल में न जाने कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार ये सरकार दे देती, लेकिन किसी नौजवान को रोजगार नौकरी नहीं दी। अगर शिक्षा मित्र वाले गए तो उन्हें अपमानित होना पड़ गया, लाठी इस सरकार ने मारी। ये हमारे खड़े हैं बीए या टीटी वाले लोग, पिछले कितने वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। इसी तरह बीटीसी वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, 69,000 वाले हैं। हर तरह का भेदभाव हो रहा है सरकार में। हम इन तमाम संगठनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं
समय समय पर ये लोग हमसे मिले हैं। हमने इनकी सब बातों को अपने घोषणा पत्र में शामिल की हैं। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो एक एक शिक्षा क्षेत्र में जिन लोगों के साथ अनियमितताएं हुई हैं, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको इन्होंने सरकार ने नौकरी नहीं दी है, उन सबको समायोजित कर करके या उनका रास्ता निकाल करके या संविधान के तहत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था लागू कर करके इन नौजवानों को, इन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, इधर आपने सुना होगा बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ है वहां जनता ने वोट डाला है, इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं और अभी तो बदायूं वालों को भी वोट डालना है। जब बताओ बदायूं वाले वोट डालेंगे तब कितने और ठंडे हो जाएंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने खेतों में तार लगवा दिए हैं। खेतों में तार हैं कि नहीं है? पता नहीं क्या करते रहे ये सरकार वाले लोग। बजट जाने कहां चला गया, बजट का नहीं पता कहां चला गया। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी गाय मां के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा तो सुधार करके अच्छी गौशाला बना करके सेवा करने का काम हम लोग करेंगे। इधर लखनऊ में देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे लैपटॉप बांट दिए, बहुत सारी टैबलेट बांटी हैं, नौजवानों को स्मार्टफोन बांटे हैं। बताओ आप में से कितने लोगों को मिल गया जो बाबा मुख्यमंत्री ने दिया है? बाबा मुख्यमंत्री ने नहीं दिया आपको लैपटॉप, और वो देते भी कैसे, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते हैं। इधर वो सीख रहे हैं स्मार्टफोन कैसे चलाया जाए। वो तो ऐसे हैं जो स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे। अरे बदायूं के नौजवान जिनके हाथ में है स्मार्टफोन, ये अपने आप चलाना सीख गए। बताओ बाबा जी इसको भी चलाना नहीं जानते। तो जो मुख्यमंत्री आज के जमाने पर लैपटॉप न चला पाए वो उत्तर प्रदेश को कहां लेकर के जाएगा। समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, हालांकि इस हिस्से में नहीं बनी है वो, लेकिन देश की सबसे अच्छी सड़क बनी है। वो जो आगरा लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक सड़क बनी है वो समाजवादियों की देन है। सबसे बड़ी सड़क बनी है देश की, सबसे अच्छी सड़क है वो ऐसी सड़क समाजवादियों ने बनाई थी कि समय आने पर अगर इमरजेंसी है तो उसमें हवाई जहाज उतर सकते हैं, लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। और अगर समाजवादियों ने ऐसी सड़क न बनाई होती तो शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी सड़क पर नहीं उतर पाते। अगर किसी की सोच है और समाजवादियों का काम है जिसकी वजह से ऐसी सड़क बनी है कि जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के और कभी लड़ाई हो जाए, कभी हमारे एयरपोर्टों से न हवाई जहाज जुड़ पाए, तो वो सड़क ऐसी बनी है कि जरूरत पड़ने पर वहां पर हवाई जहाज उतर सकते हैं। ये समाजवादियों की सोच है। इधर सुना है कि गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। हमारे बदायूं के लोग तो जानते होंगे अभी तक उसमें एक ठेला मिट्टी नहीं पड़ी होगी, लेकिन दिल्ली में, लखनऊ में विज्ञापन बने हुए हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे बन गया है। बताओ बदायूं के लोगों, आपका एक्सप्रेस वे बन गया कि नहीं बना? ये बदायूं नहीं जुड़ पाया है लखनऊ से सीधा। पिछली बार तो केवल मेडिकल कॉलेज दे पाए, बाईपास दे पाए, सब स्टेशन दे पाए, ये 100 नंबर की गाड़ी दे पाए, एम्बुलेंस दे पाए,
लेकिन इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो बदायूं को सीधा लखनऊ से जोड़ने के लिए अगर हमें फर्रुखाबाद होकर के और अपने कन्नौज तक कोई एक्सप्रेसवे बना करके लखनऊ से जोड़ना होगा तो बदायूं के लोगों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसके किनारे मंडी बनना चाहिए, क्योंकि मंडी हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारे किसानों को सही कीमत मिले। अगर एमएसपी की बात हो तो एमएसपी मिल जाए। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर किसानों के लिए उनकी फसल के सही कीमत दिलाने के लिए अगर मंडी बनानी पड़ेगी या वो स्थान बनाने पड़ेंगे जहां किसानों को अपनी फसल की सही कीमत मिल जाए, तो समाजवादी सरकार में एमएसपी दिलवाने के लिए आपके लिए इंतजाम करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर 3 काले कानून लाई थी ये सरकार, 3 काले कानून भी वापस ले लिए सरकार ने। हमारा किसान समझ ही नहीं पाया, जब लाए गए थे तो क्या उनके हक में था, और जब छीन लिए गए 3 कानून तो क्या उनके हक में है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि जब लागू हो रहे थे तो क्या हक में था, और जब वापस ले लिए तीनों कानून तो क्या हक में बचाए किसान के। लेकिन बीजेपी के पास उसका कोई जवाब नहीं है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, तब ये कानून वापस हुए हैं। और याद रखना गरीबों, किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए कानून वापस लिए हैं। और मैं जानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कान पकड़ करके उनके प्रत्याशी अगर 700 बार उठक बैठक भी लगाएंगे तब तक किसान उनको माफ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। कोई किसान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताएं किसान भाइयों, माफ करोगे इनको कि नहीं करोगे? पहले तो कानून लाए और 700 किसान शहीद करा दिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करने, अपील करने आए हैं। मंच पे हमारे बहुत पार्टी के नेता बैठे हैं, मैं उन सभी नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बहुत सारे साथी जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किसी कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़ा पा रहे हैं। याद रखना, दान से बड़ा त्याग होता है। इन हमारे साथियों ने त्याग कर करके समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सिनोद साहब थे, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते थे, नहीं लड़ा पा रहे हैं। उनके समाज के लोग जानते होंगे, जब कभी जरूरत पड़ी है तो समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं। मुझे याद है कन्नौज में जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी गई, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति वहां से हटवा दी। उस समय भी कहा मैंने, और मैं आज भी कहता हूं कि अगर आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो महाराणा प्रताप जी को सम्मान देना पड़ेगा, तो देंगे सम्मान। और अगर भगवान बुद्ध की बड़ी हमें मूर्ति लगानी पड़ेगी तो वहीं पर लगाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आज समाज बड़ी पैमाने में समाजवादी लोगों की तरफ देख रहा है। समाजवादी पार्टी उन्हें स्थान भी देगी और उन्हें सम्मान भी देने का काम करेगी। इसी के साथ साथ हमारे रिजवान साहब को कुछ दिन के लिए टिकट मिल गई थी। अभी ये बूढ़े नहीं हुए, दाढ़ी इनकी बिल्कुल, सर बिल्कुल काला है, बाल अभी बूढ़े नहीं हुए। ये हमारे बहुत पुराने युवजन सभा के साथी हैं। इसलिए जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो इनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हमारे सोभी भाई सोच रहे होंगे हमारा नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये भी हमारे प्रत्याशी थे, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि बदायूं के नेता जिनको टिकट दे पाए, नहीं दे पाए, सब साथ हैं। नेता तो साथ ही साथ हैं, लेकिन हमारी जनता भी हमारी मदद कर रही है। इसलिए जनता के भरोसे पे मैं कह सकता हूं कि एक एक सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने वाली है। इसलिए मैं इस मौके पर बोल दिया सिनोद का, इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कैप्टन अर्जुन, मैं इनकी मदद के लिए आपसे अपील करता हूं
कि पिछली बार तो इन्होंने बहुत हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन इस बार आप सब लोग मिलकर के मदद करने का काम करना। ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तभी सरकार बनेगी जाकर के, अगर प्रत्याशी नहीं जीतेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। इसके साथ साथ महान दल के नौजवान प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मौर्य जी भी लड़ रहे हैं। ये इनका पहला चुनाव है और मैं जानता हूं बदायूं की जनता जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसको कभी निराश नहीं करते हैं। इसलिए महान दल जब साथ आ गया है, अभी कुछ दिन पहले और कुछ समय पहले नारा लगा रहे थे, ये नारा अगर किसी ने दिया था सबसे पहले तो महान दल ने दिया था कि महान दल ने ठाना है। ये नारा अगर किसी ने लगाया सबसे पहले तो महान दल ने लगाया। इसलिए इनके प्रत्याशी को भी इनको जिता करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। तीसरे हमारे हिमांशु यादव हैं, इसलिए इनकी भी मदद करना। ये नौजवान प्रत्याशी हैं और मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि नौजवान जब लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ लड़ते हैं, नई सोच के साथ हैं। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ नहीं मिलेगा तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस चुनाव में आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का साथ मिल जाएगा तो आने वाले समय में ऐतिहासिक वोटों के साथ जीत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने में ये लोग सहयोग करने का काम करेंगे। और शहर के हमारे हाजी रईस साहब हैं, ये हाजी रईस साहब बदायूं में सेवा करने के लिए आए हैं, मदद करने के लोगों के लिए आए हैं और समाजवादी पार्टी ने इनको लड़ाया है। और लड़ाने के साथ साथ हमने शर्त ये रखी है इनसे कि जिस तरीके से आपने विकास देखा है दूसरी जगह पर जिस तरीके से सड़क, बिजली, पानी, मकान या सुविधाएं मिलती हैं, हाजी साहब जीतेंगे, हाजी रईस जी जीतेंगे तो वो सुविधाएं हमारे बदायूं के शहर में भी हों। और अगर हमें इनकी सरकार की तरफ से मदद करनी पड़ेगी कि कोई ऐसा इलाका अच्छा बना दो जो अच्छा हो, हर सुविधाओं के साथ हो, जहां पर पढ़ाई हो सके, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें और जरूरत की चीजें पूरी हो जाएं, अगर उस करने के लिए भी सरकार से सहयोग करना पड़ेगा तो ये सहयोग कर करके हमें उम्मीद है कि हाजी रईस साहब उसमें पूरा अपनी जिम्मेदारी के साथ लगेंगे और योगदान देंगे, जिससे कि एक बदायूं, नई तरह का बदायूं भी दिखे। इसलिए मैं बदायूं की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी का इंतजाम हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमें 100 नंबर और 112 जो आज हो गई है उसकी दुगनी गाड़ियां करनी पड़े तो हम दुगनी गाड़ियां कर करके भी यहाँ के लोगों को सुरक्षा और कानून व्यवस्था के सही करने के लिए इंतजाम करेंगे। वहीं एम्बुलेंस जो सुविधाएं मिलती हैं गरीबों को, कहीं उन्हें भागना नहीं पड़ता है, एम्बुलेंस उनके गांव और घर आकर के मदद करती है। अगर एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस को बढ़ा करके हम अपने बदायूं के लोगों को सही समय पर इलाज दिला करके उनकी जान और उनके स्वास्थ्य को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आज के बाद प्रचार नहीं होगा, कल खाली है और परसों आपको वोट डालना है। बताओ वोट के लिए तैयार हो कि नहीं हो? अगर वोट के लिए आप तैयार हो तो साइकिल की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बदायूं वालों सब सीटें जिता देना। यही अपील, यही प्रार्थना मैं करने आया हूं कि सब सीटें जितानी है आपको। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आप जिताइए और हम लोगों से विकास करवाइए, यही हम भरोसा आपको दिला करके जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भूपेंद्र पटेल जी जो पूर्व मंत्री हैं, जो आज हमारे साथ आए हैं, मैं उनका समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।